तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये मेरी सेकंड वीडियो है। इसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से Q1 यानी टॉप 25% कैटेगरी जर्नल्स में पब्लिश कर सकते हो, स्पेशली स्कॉपस, वेब ऑफ साइंस, ABDC जर्नल। इस वीडियो में मैं फोकस कर रहा हूँ स्कॉपस जर्नल के ऊपर। तो अगर आप अभी ज्वाइन किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए मेरे वीडियोज़ को। तो मैंने यहाँ पे एक बेसिक कंपैरिजन के लिए 3 जर्नल्स को लिया है: इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स, हीलियन और इन्वायरमेंट डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। तीनों ही जर्नल स्कॉपस की Q1 कैटेगरी में यानी टॉप 25% कैटेगरी में आते हैं। इकोलॉजिकल इंडिकेटर और हीलियन को एल्सवेयर पब्लिश करता है और इन्वायरमेंट डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी को आपका स्पिंजर पब्लिश करता है। अगर बात करें इंडेक्सिंग की तो इकोलॉजिकल इंडिकेटर, हीलियन दोनों वेब ऑफ साइंस और स्कॉपस में हैं, जबकि इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंट डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी स्पिंजर नेचर जो है वो स्कॉपस में ही पब्लिश होता है। इनके प्लेगरिज्म लेवल की बात करते हैं तो ये जितने भी पेपर पब्लिश करते हैं उसका प्लेगरिज्म लेवल लेस देन 10% होना चाहिए। सेकंड है लैंग्वेज लेवल, क्योंकि मैं वीडियो हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ कि वाइडर ऑडियंस तक ये पहुंच सके। तो इंग्लिश लेवल इन तीनों ही जर्नल्स में एडवांस होना चाहिए, क्योंकि ये Q1 कैटेगरी के जर्नल्स हैं। इनकी जो रिव्यू प्रोसेस है वो डबल ब्लाइंड है। ना ही ऑथर को पता चलता है कि रिव्यूअर कौन है और ना ही रिव्यूअर को पता चलता है कि ऑथर कौन है। तीनों ही जर्नल का ओरिजिन जो है वो इंटरनेशनल है, वो इंडिया में पब्लिश नहीं होते, ये सब बाहर पब्लिश होते हैं, क्योंकि ये एल्सवेयर और स्पिंजर नेचर इनको पब्लिश करता है। अगर हम इम्पैक्ट फैक्टर कंपैरिजन की बात करें तो इकोलॉजिकल इंडिकेटर का इम्पैक्ट फैक्टर सबसे ज़्यादा है 8.5, हीलियन का 3.6 है और इन्वायरमेंट डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी का 4.9 है। अब बात करते हैं फर्स्ट डिसीजन एंड सबमिशन टू एक्सेप्टेंस। ये बहुत डिसाइडिंग क्राइटेरिया होते हैं यंग स्कॉलर्स के लिए और कोई भी स्कॉलर जो कि जल्दी से जल्दी अपना पेपर पब्लिश करना चाहता है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट डिसीजन इकोलॉजिकल इंडिकेटर, उसकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे फर्स्ट डे यानी आज अगर आप पेपर सबमिट करते तो आज ही आपको फर्स्ट डिसीजन मिल जाएगा कि आपका पेपर अंडर रिव्यू में है या रिजेक्ट हो गया है। मैं आपको बता दूं इस जर्नल की रिजेक्शन रेट बहुत हाई है, इसीलिए ये बहुत जल्दी से फर्स्ट डिसीजन देता है। हीलियन की बात करें तो 15 से 30 दिन यानी अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ आपको लगेगा फर्स्ट रेस्पॉन्स मिलने में, वेदर योर पेपर डेस्क रिजेक्टेड और सेंड फॉर द रिव्यू। इसी तरह इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी जो जर्नल है, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, इसका अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट डिसीजन टाइम जो है 21 डेज है। ये जर्नल की वेबसाइट पे भी मेंशन है। सबमिशन टू एक्सेप्टेंस यानी अगर आप सपोज आज अगर आप पेपर सबमिट करते हो तो कितने टाइम में ये पब्लिश होगा आफ्टर रिव्यू और एवरीथिंग। तो इकोलॉजिकल इंडिकेटर है वो 30 से मतलब कह सकते हो 1 से 3 महीने में आपका पेपर पब्लिश कर सकता है अप्रॉक्सीमेटली। मैक्स टू मैक्स 4 मंथ्स लगते हैं। वहीं आपका सिमिलरली आपका हीलियन जर्नल है, ये भी लगभग इतना टाइम लेता है। जबकि इन्वायरमेंट डेवलपमेंट सस्टेनेबिलिटी, इसका रेंज बहुत ज़्यादा है। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 365 डेज रखा है। इसका पब्लिकेशन टाइम यानी सबमिशन टू एक्सेप्टेंस लगभग 6 मंथ से 1 ईयर तक हो सकता है। बात करें ये किस तरह के पेपर पब्लिश करते हैं, ये तीनों ही जर्नल इंटरडिसिप्लिनरी हैं। तो आप चाहे साइंस के हो, सोशल साइंसेस में हो, इन्वायरमेंटल साइंस में हो, बायोटेक्नोलॉजी में है, आप अपना पेपर सबमिट कर सकते हो। ये तीनों ही कैटेगरी के जर्नल्स जो है एक्सेप्ट करेंगे। बात करें ओपन एक्सेस, ये एक इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ओपन एक्सेस जर्नल्स जो होते हैं उनके साथ में APC जुड़ा होता है। तो तीनों ही जर्नल्स जो है आपको ओपन एक्सेस फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। ओनली इन्वायरमेंट डेवलपमेंट सस्टेनेबिलिटी जो जर्नल है वो आपको चॉइस देता है कि आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी रख सकते हैं और ओपन एक्सेस भी रख सकते हैं। अगर इनकी APC की बात करें तो इकोलॉजिकल इंडिकेटर जो है उसकी APC $4020 है एक्सक्लूडिंग टैक्स। यहाँ पर टैक्स इंक्लूड नहीं है, तो आपकी कंट्री में कितना टैक्स लग रहा है ये उसके अकॉर्डिंगली प्राइसेस ज़्यादा और कम हो सकते हैं। ऐसे ही हीलियन का जो ओपन एक्सेस चार्जेस है वो $2270 है
और इन्वायरमेंट डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, इसका जो APC चार्जेस है वो $3,290 है। तो मैंने एक 3 मेजर Q1 कैटेगरी के जर्नल जो कि इंटरडिसिप्लिनरी हैं, यानी आप सोशल साइंस जिसमें आपका इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंटल साइंस में माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इस तरह के पेपर, इवन ये इंटरडिसिप्लिनरी यानी स्टैटिस्टिक्स के पेपर भी ये पब्लिश करते हैं। तीनों ही जर्नल पब्लिश कर सकते हैं और तीनों ही इन्वायरमेंटल इशूज़ को, जिसमें क्लाइमेट चेंज है, लाइवलीहुड सिक्योरिटी है, वल्नरेबिलिटी है, फार्मर परसेप्शन है, फूड सिक्योरिटी है, इस तरह के पेपर्स को ये प्रोसेस करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे है कि अगर आपकी फील्ड बेस्ड स्टडी है या लैब बेस्ड स्टडी है, जैसे आप वाटर कंटामिनेशन, एयर पोल्यूशन, रिवर पोल्यूशन, इस तरह की इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इस तरह की इशूज़ पे काम कर रहे हैं, तब भी आप इन जर्नल्स को कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेडिकल साइंसेस के बहुत सारे टॉपिक्स जिसमें कम्युनिटी मेडिसिन आती है, उन टॉपिक्स को भी ये तीनों जर्नल्स कंसीडर कर सकते हैं। तो देख सकते हो कि ये तीनों जर्नल्स जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जर्नल्स हैं। तो आपकी चॉइस है कि आप कौन सा जर्नल चूज़ करते हो। एज़ फार एज माई अंडरस्टैंडिंग और मेरा परसेप्शन, तो मैंने 2022 में एक पेपर पब्लिश किया था इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स में, फार्मर्स परसेप्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एडाप्टेशन डिसीजन, ये माइक्रो लेवल एविडेंस फ्रॉम बुंदेलखंड रीजन। मैं इस पेपर में ओनली 200 सैम्पल साइज कलेक्ट किया था और वो 200 सैम्पल साइज पे ही मेरा पेपर पब्लिश हो चुका था। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मेरा जो सर्वे टाइम था वो 2015-16 था, लेकिन उसके बाद भी मेरा पेपर ईजिली पब्लिश हो गया था 2020 में। तो इस जर्नल को आप कंसीडर कर सकते हो पब्लिकेशन के लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें पेपर पब्लिश किया हुआ है। अब इसकी ट्रिक्स बताता हूँ कि आप इस जर्नल में कैसे पब्लिश कर सकते हो। रिमेंबर, इसकी रिजेक्शन रेट बहुत हाई है, मतलब समझिए कि ये लगभग 90% पेपर्स को रिजेक्ट कर देता है। लेकिन आपने, अगर मैं जो ट्रिक्स बता रहा हूँ ये ट्रिक्स फॉलो की, तो आपका पेपर डेफिनेटली एक्सेप्ट होगा। कोई रोक नहीं सकता आपके पेपर को पब्लिश होने से। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। तो ये कुछ माइनर ट्रिक्स हैं जो मैंने आइडेंटिफाई की हैं। लास्ट मैं 5 ईयर से एक्सटेंसिवली पब्लिकेशन पे काम कर रहा हूँ और अराउंड 70 पेपर्स मैंने 2020 से लेके 25 तक पब्लिश किए हैं। तो उनके बेसिस पे और इस जर्नल में भी पब्लिश करने के बाद मैंने कुछ ट्रिक्स को आइडेंटिफाई किया है। आप इन ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपका पेपर रिजेक्ट नहीं होगा, स्पेशली डेस्क रिजेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पहला है, आपको प्लेगरिज्म लेवल लेस देन 10% रखना है। सेकंड, क्योंकि ये लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसी में पब्लिश करते हैं, तो आपकी जो राइटिंग्स हैं वो प्रोफेशनली एडवांस होना चाहिए। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो किसी प्रोफेशनल एडिटर से अपनी पेपर को एडिट करवा के ही सबमिट करें, अदरवाइज वो आपका पेपर डेस्क रिजेक्ट कर देगा। साइटेशन ऑफ एटलीस्ट 5 पेपर्स ऑफ इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स, यानी एटलीस्ट 5 पेपर जो इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स में पब्लिश हुए हैं उनको अपने पेपर में ज़रूर साइट करें। रीड मोस्ट साइटेड पेपर्स पब्लिश्ड इन इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स फॉर लिटरेचर रिव्यू। तो आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे मोस्ट साइटेड पेपर्स मिलेंगे, आपको उन्हीं को पढ़ना है और आप उनमें से जो मोस्ट रिलेवेंट आपकी स्टडी को मैच करते हैं उन पेपर को आपको अपने पेपर में रेफरेंस में रखना है। अलाइन योर ऑब्जेक्टिव्स विद द जर्नल्स, आप इस इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स के ऑब्जेक्टिव्स को पढ़िए और उसके अकॉर्डिंगली अपने पेपर को डिज़ाइन करिए। अगर देख लीजिए कि आपका पेपर इसके जर्नल के ऑब्जेक्टिव से मैच करता है, अलाइन करता है कि नहीं। अगर अलाइन कर रहा है तभी सबमिट करिए, अदरवाइज वो डेस्क रिजेक्ट में जाएगा। डोंट ऐड ऑथर्स नेम इन द मैन्यूस्क्रिप्ट, आप अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट जब सबमिट कर रहे हो तो उसमें ऑथर्स के नाम बिल्कुल मत मेंशन करिए, कहीं पे भी ना। इनिशियल यानी फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज या कहीं भी मेंशन नहीं होना चाहिए। इवन आप जो वर्ड फाइल सबमिट कर रहे हो उसमें से भी जो ऑथर्स नेम होता है उसको डिलीट कर दीजिएगा फाइल नेम के साथ में, वो कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। क्योंकि ये डबल ब्लाइंड जर्नल है। डेवलप 3 to 5 हाइलाइट्स, क्योंकि ये जर्नल क्या करता है कि जब भी आपका पेपर कंसीडर होता है तो सबसे पहले आपके हाइलाइट्स को चेक करता है और उन हाइलाइट्स को अपने सिस्टम के थ्रू मैच करता है कि ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली मैच हो रही हैं या नहीं हो रही हैं।
तभी ये आगे आपके पेपर को प्रोसेस करने की कोशिश करेगा। क्योंकि डेस्क रिजेक्शन में भी कोई भी आपके पेपर को पूरा नहीं पढ़ेगा, वो आपके हाईलाइट से देख के समझ जाएगा कि ये पेपर में कितना दम है, क्वालिटी है कि नहीं। लास्ट है डोंट सबमिट पेपर साइमल्टेनियसली। ये एक सीरियस इशू है। कई सारे स्कॉलर्स जो हैं एक ही पेपर को कई सारे जर्नल में साइमल्टेनियसली सबमिट कर देते हैं। देखिए रिव्यूअर्स बहुत क्राइसिस है। देखिए ऑथर्स बहुत ज़्यादा हैं, रिव्यूअर्स बहुत कम हैं। तो हो सकता है कि आपने 4 जर्नल्स में ये पेपर अपना सबमिट कर दिया और उनमें से 1-2 जर्नल वाला जो है सेम रिव्यूअर को आपकी मैन्युस्क्रिप्ट भेज दे। तो ऐसे केसेस में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा और रिव्यूअर भी नेगेटिव रिमार्क दे देगा और आगे चल के आपका क्रेडिट ख़त्म हो जाएगा। आप कभी भी इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स या इन्वायरमेंट डेवलपमेंट सेंसिटिविटी या हीलियन में अपना पेपर सबमिट करेंगे तो आपकी प्रोफाइल रिजर्व हो जाएगी। फिर ये एडिटर ही आपके पेपर को आगे चल के प्रोसेस नहीं करेंगे। तो ये कुछ 8 मैंने माइनर ट्रिक्स आइडेंटिफाई की हैं। अब आते हैं मेजर ट्रिक्स। देखिए क्योंकि ये Q1 कैटेगरी के जर्नल्स हैं तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि मैंने उत्तर प्रदेश में स्टडी करी, उसने बंगाल में कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। इसमें 3 मेजर ट्रिक्स हैं, इनको आपको फॉलो करना है और ये तीनों इंग्रेडिएंट आपके पेपर में होना ही चाहिए, ये मैंडेटरी है। पहला है एडवांसमेंट इन द डेटा। आप जो अवेलेबल डेटा है उसमें आप एडवांसमेंट कर रहे हो। आपने रोबस्ट डेटा लिया है, कुछ नए वेरिएबल्स लिए हैं, कुछ प्रॉक्सी वेरिएबल्स लिए हैं, तो आप या नंबर ऑफ सैंपल साइज आपका ज़्यादा है, अगर आपका 1000 सैंपल साइज है, इस तरह का अगर आपके पास डेटा में एडवांसमेंट है तभी ये पेपर को कंसीडर करेगा। सेकंड है एडवांसमेंट इन द मैथोलॉजी। जो भी आप एस्टिमेशन मेथड लगा रहे हैं उसमें कुछ नया मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तब तो ये पेपर आपको ईजिली एक्सेप्ट कर लेगा। अदरवाइज आप सेम मैथोलॉजी रेप्लिकेट कर रहे हैं और सेम डेटा आप कर रहे हैं तो फिर ये जनरल आपके पेपर को कंसीडर नहीं करेगा। मोस्ट लाइकली आपका पेपर डेस्क रिजेक्ट हो जाएगा। लास्ट है प्रपोजल ऑफ न्यू एरिया, या फिर इसमें मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ न्यू एरिया का मतलब ये है कि आप कुछ यूनिकनेस बात कर रहे हो, जैसे कोई आप नई थ्योरी प्रपोज कर रहे हो, कुछ नया एरिया एक्सप्लोर कर रहे हो, यानी रिसर्च से डिस्कवरी की तरफ जा रहे हो, तब भी ये जर्नल आपके पेपर को कंसीडर कर लेगा। अदरवाइज आपके पेपर को ये कंसीडर नहीं करेगा। तो इन 3 मेजर ट्रिक्स में से एटलीस्ट 2 आपके पास ज़रूर होना चाहिए। आपकी मैन्युस्क्रिप्ट में एडवांसमेंट इन डेटा होना चाहिए, एडवांसमेंट इन मैथोलॉजी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपका पेपर कभी भी ये तीनों जर्नल्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अननेसेसरी आपका जो प्रोफाइल है वो भी ख़राब होगी। क्योंकि ये जैसे ही आप सबमिट करते हो और आपका पेपर रिजेक्ट हो जाता है तो आपकी पूरी प्रोफाइल इन डेटाबेसेस में रिजर्व हो जाती है। नेक्स्ट टाइम रिव्यूअर से लेके एडिटर से लेके एडिटोरियल असिस्टेंट से सारे लोग आपकी उसी प्रोफाइल को स्टडी करते हैं और उसी के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं आपकी मैन्युस्क्रिप्ट को फर्दर प्रोसेस करना है या नहीं। अगर आप यहाँ तक वीडियो में आ गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मैं आगे भी और बनाता रहूँगा इस तरह के वीडियोज़।